तो दोस्तों, यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है उसमें सामान्य ज्ञान के हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये 7वां सेट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आपका जो स्कोर रहा करे उसको कमेंट में मेंशन कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक है? किस गैस का योगदान वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फिर है मीथेन, फिर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सही आंसर होगा डी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक ऊष्मन में तापमान या जो योगदान है वो सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान वैश्विक ऊष्मन में सर्वाधिक है। वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलाने या वनों की कटाई आदि करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब दूसरा है संयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव टीचिंग कि किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करने का मुख्य प्रयोजन होता है? पहला ऑप्शन है स्वरों का समूह, सर्कल ऑफ वॉइसेस। दूसरा है समस्या समाधान। तीसरा ऑप्शन है फिश बाउल रणनीति और चौथा ऑप्शन है जिगजा रणनीति। इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, फिश बाउल रणनीति होगी। फिश बाउल रणनीति में सामान्यतः शिक्षार्थियों के 3 समूह बनाए जाते हैं। दाहिनी ओर बैठा समूह विषय के समर्थन में होता है, जबकि बाईं ओर बैठा समूह इसके विरोध में होता है। तो बेसिकली फिश बाउल रणनीति होती है, इसमें 3 समूह बनाए जाते हैं। दाहिनी ओर बैठा जो समूह होता है वो विषय के समर्थन में बात करता है ना। जो बाईं ओर समूह बैठा रहता है वो विषय के विरोध में बात करता है, जबकि और बीच में बैठे समूह को दोनों के विचारों को लिखने और यह पता लगाने का काम दिया जाता है कि किस समूह ने दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से तथ्य वैध बताए। अतः उन्हें कक्षा के समक्ष तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, पहला तो समर्थन में होगा, दूसरा विरोध में होगा और तीसरा देखेगा कि कौन कितना बोल रहा है, कौन कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है। अतः उन्हें कक्षा के समक्ष तैयार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। फिश बाउल रणनीति संयोगात्मक अधिगम की वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित किया जाता है कि आप लिसन करिए फिर आंसर दीजिए। अब है थर्ड क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं? उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठता, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता और चौथा ऑप्शन है विधिमान्यता। तो उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता ये एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। तो उत्तम प्रश्न पत्र विद्यार्थियों की क्षमता का उचित परीक्षण करने में समर्थ होता है। एक अच्छा प्रश्न पत्र विद्यार्थियों की रचनात्मकता को प्रज्वलित कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है। एक उत्तम प्रश्न पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहला, उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए उसमें। दूसरा है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। तीसरा है उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। फिर है उसमें संक्षिप्तता हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेंदी हो, संक्षिप्तता होनी चाहिए और उसकी विधि मान्यता भी होनी चाहिए। तो 5 विशेषताएं हैं एक अच्छे प्रश्न पत्र की। तो व्यक्तिनिष्ठता है ना, ये यानी कि वो सब्जेक्टिव नहीं होता कुल मिला के कोई भी प्रश्न पत्र, याद रखिए ऑब्जेक्टिव ही होता है और विश्वसनीय होता है, विधिमान्य होता है, प्रासंगिक होता है। चौथा क्वेश्चन है मात्रात्मक शोध को खाली स्थान भी कह सकते हैं। मात्रात्मक शोध को डैश डैश भी कहा जा सकता है। पहला है निजातीय उपागम, दूसरा है असंरचित उपागम, तीसरा है वर्णनात्मक उपागम, चौथा है संरचित उपागम। तो मात्रात्मक शोध को ऑप्शन इसमें डी सही होगा, संरचित या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कह सकते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो इसमें संरचित उपागम भी इसे कह सकते हैं। मात्रात्मक शोध को संरचित या स्ट्रक्चरल उपागम या स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कह सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है मापन के निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम में हमें लगाना है। क्रमिक, नॉमिनल,
अनुपात और अंतराल। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शनों में से आपको जो सारी ये मापन की विधियां दी हुई हैं, एक तो सिक्वेंशियल हो गई, दूसरी नॉमिनल हो गई, तीसरी है रेशियो, चौथी है इंटरवल। तो इनको आपको लगाना है क्रम से। तो सबसे पहले तो कौन आएगा? नॉमिनल आएगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ऑर्डिनल आएगी, ऑर्डिनल, या जिसे हम क्रमिक कह सकते हैं। तीसरे में इंटरवल आएगी, जिसे हम अंतराल कह सकते हैं। और चौथे में रेशियो आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही होगा, याद रखिएगा। चलिए, डाक से प्रेषित प्रश्नावलियां, अवलोकन, साक्षात्कार एवं सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन है द्वितीयक स्रोत, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्रोत, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्रोत और चौथा ऑप्शन है तृतीयक स्रोत। तो बेसिकली जो डाक से प्रेषित प्रश्नावली है, अवलोकन, साक्षात्कार या सामूहिक प्रश्नावली है, ये प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा ना। प्राथमिक स्रोत के उदाहरण माने जाते हैं। तो जब कोई अनुसंधान करता या रिसर्चर अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा संपर्क करके तथ्यों का संकलन करता है, तो उसे प्राथमिक डाटा कहते हैं। बेसिकली हम फर्स्ट हैंड किसी भी चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं, फर्स्ट हैंड किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम किसी के माध्यम से नहीं जानते, बल्कि हम खुद ऑब्जर्व करके खुद जानते हैं किसी चीज को, तो वो प्राथमिक डाटा के अंतर्गत आता है। शोध के द्वितीयक क्षेत्र में साक्ष्यों की आवश्यकता है, परिकल्पना का सहारा लिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होते हैं। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होते हैं अपशिष्ट, अपशिष्टि से विसरित, प्रासंगिक, अभिज्ञेय यानी पहचान योग्य और अन्वेषण में कठिनाई। तो मिश्रित होते हैं, सही है। प्रासंगिक भी होते हैं, ये पहचान योग्य नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये नॉन पॉइंट है ना, इनका कोई पॉइंट है नहीं, है ना, तो इसलिए इनको पहचान पाना थोड़ा सा कठिन होता है। अन्वेषण में कठिनाई, हाँ, तो अन्वेषण में कठिनाई ही होती है। ये ऑप्शन गलत होगा, है ना। तो सही ऑप्शन होगा बी सी ई होगा। हमें बी सी ई को ढूंढना है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए ही सही ऑप्शन होगा। तो गैर बिंदु स्रोत उन स्रोतों को संदर्भित करता है जो एक बिंदु से उत्पन्न नहीं होते, जैसे कृषि अपवाह, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि। तो ये इसमें सही होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन जन्य प्रदूषक नहीं? ऐसा कौन सा प्रदूषक नहीं है जो वाहनों से निकलता है? वाहनों से निकलने वाला प्रदूषक कौन नहीं है इसमें? आपके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है हाइड्रोकार्बन और लास्ट में ऑप्शन है डी ऑप्शन है पार्टिकुलेट मैटर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ये वाहन जन्य प्रदूषण नहीं है। सीएफसी आपको पता ही होगा कि ये एसी वगैरह से निकलता है, तो ये वाहन से नहीं निकलता है। वाहन से जो निकलने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं वो पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, फिर है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन या फ्लोरीन युक्त वायु प्रदूषक, ये हैं ऐसे प्रदूषक हैं जो रेफ्रिजरेटर या प्रशीतकों में प्रयुक्त होते हैं, ये याद रखिए। अब है 9वां क्वेश्चन। तो एक मॉडेम का प्रयोग तार के द्वारा इंटरनेट प्रयोग करने के हेतु किया जाता है। एक मॉडेम का प्रयोग तार के द्वारा इंटरनेट उपयोग करने हेतु किया जाता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है मॉडेम डायनेमिक्स, दूसरा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर, तीसरा ऑप्शन है मॉडर्न मशीन और चौथा ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। मॉडेम का क्या अर्थ है? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम अर्थात मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर सरल डेटा संप्रेषण कार्य में प्रयुक्त होने वाला एक इनकोडिंग और डिकोडिंग उपकरण है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम या कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग टेलीफोन सिग्नलों में बदलता है। तो ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में ये बदलने का काम करता है। तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलेगा, है ना। फिर है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है नोटबुक। तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक की तुलना में जो सुपर कंप्यूटर होता है, यानी हमारा ऑप्शन 20 में सही होगा, सबसे अधिक तीव्र, सबसे महंगा एवं सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला होता है। वर्तमान में विश्व का सबसे स्पीड वाला जो सुपर कंप्यूटर है यूएसए का है एल कैप्टन। एल कैप्टन ये सबसे स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड है 1700
42 पेटाफ्लॉप पर सेकंड, पेटाफ्लॉप पर सेकंड इसकी स्पीड है ना। जबकि भारत का सबसे स्पीड वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत PSAI है ना। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 8.50 पेटाफ्लॉप पर सेकंड, जिसे विश्व में 136वां स्थान दिया गया। तो सोच लो कहाँ यूएसए का एल कैप्टन जो कि 1742 पेटाफ्लॉप इसकी क्षमता है, स्पीड है, जबकि भारत का एरावत है ना, इसकी क्षमता कितनी या इसकी स्पीड कितनी है? 8.50। तो अंतर तो है। फिर इसमें नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है कि 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी इसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 124 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1000, पहला ऑप्शन है 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 बाइट, इसमें भी ऑप्शन है, फिर 1024 किलोबाइट और 1024 मेगाबाइट। तो 1 GB कितना होता है? 1024 मेगाबाइट, सॉरी 1024 MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, याद रखिए, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। फिर है एक मेगाबाइट में कितने होते हैं? तो एक मेगाबाइट में 1024 KB होता है, किलोबाइट होता है, और एक GB में या एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। फिर है 12वां क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं? इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्कैनर, चौथा माउस। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? प्रिंटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर के जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? एक तो इनपुट, दूसरा आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस, ये दो भाग हैं कंप्यूटर में जो डिवाइस होती हैं। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि दूसरी ओर मॉनिटर, प्रिंटर व प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अब है 13वां क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में IPv4 में IP एड्रेस का साइज कितना होता है? पहला ऑप्शन है 8 बिट, दूसरा ऑप्शन है 16 बिट, तीसरा ऑप्शन है 32 बिट और चौथा ऑप्शन है 64 बिट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी होगा। इसमें 32 बिट IP एड्रेस का साइज कितना होता है? IPv4 में 32 बिट होता है। तो इसमें 32 बिट नंबर होते हैं जो आमतौर पर डॉटेड सिग्नल नोटेशन में प्रदर्शित होते हैं। 4 बिट में आपको पता होना चाहिए कि 4 बिट में एक निबल होता है, 4 बिट में एक निबल होता है, और 32 बिट में कितना? 32 बिट में 32/4 निबल होगा, यानी कि 8 निबल होगा। 32 बिट में कितने निबल होंगे? 8 निबल होंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है? पहला है केंद्रीय सूचना आयोग, क्या ये संवैधानिक बॉडी है? दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा बी होगा, जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मेंशन आर्टिकल 324 में किया गया है, तो उसके अनुसार ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखिए। अब हम 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होते? पहला ऑप्शन है रत्ना, दूसरा ऑप्शन है बम्बई ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है कृष्णभोग, चौथा ऑप्शन है सिंधु। जो सही ऑप्शन होगा सिंधु होगा। सिंधु बीज रहित आम है, यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है। तो बेसिकली जो सिंधु है ये अल्फांसो और रत्ना प्रजाति की संकर प्रजाति है, जिसे डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली रत्नागिरी महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। ये अल्फांसो और रत्ना का ये संकरित प्रजाति है सिंधु। केलकर समिति किस मंत्रालय से संबंधित है? केलकर समिति किस मंत्रालय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है मानव संसाधन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है रेल मंत्रालय। तो केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, ये याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर,
इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए थी और दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में बनाई गई थी। फिर है 17वां क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन संस्मरण परिरक्षण किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ था? 1904। तो 1904 में कौन था वायसराय भारत का? लॉर्ड कर्जन था, कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। तो लॉर्ड कर्जन के समय ये पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय ये पारित हुआ था, याद रखिएगा। फिर है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है एम.एन. रॉय, दूसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सबसे पहले विचार? तो एम.एन. रॉय ने दिया था, ये याद रखिएगा। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय ने दिया था। तो संविधान या भारत की स्वतंत्रता के पूर्व सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने संविधान निर्मात्री यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए का विचार दिया था। इस संदर्भ में वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे और कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। इसी तरह वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। कालांतर में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया था। तो फाइनली स्वीकार कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है बैथ्यून, दूसरा ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू हंटर और चौथा ऑप्शन है थॉमस रेले। तो 1902 में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रेले या थॉमस रेलिंग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। फिर है 20वां क्वेश्चन, हमें इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राजन सहजन मिश्र, ये ध्रुपद टप्पा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा ऑप्शन है बड़ी मेना ठुमरी टप्पा से रिलेटेड है, ये भी सही है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से रिलेटेड है, ये भी सही है। लेकिन ताज बेगम ये ठुमरी टप्पा से रिलेटेड नहीं, ये ध्रुपद और धामर की प्रसिद्ध गायिका। तो ताज बेगम ये ध्रुपद एवं धामर की, ठुमरी और टप्पा की नहीं बल्कि ध्रुपद एवं धामर की प्रसिद्ध गायिका है। यह ब्रजभाषा की कृष्ण भक्त धारा से जुड़ी हुई थी, तो ये सही होगा, है ना। कुल मिलाकर ताज बेगम ये ध्रुपद एवं धामर से रिलेटेड है, ना कि ठुमरी और टप्पा से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ताज बेगम जो कि सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा कुल मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1974, फिर 1975। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1972 होगा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई, डेट भी याद रखिएगा, 2 जुलाई या जुलाई 1972 में ये समझौता हुआ था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व तत्कालीन पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य समझौता हुआ था। कब? 1972, 2 जुलाई 1972 में। अब है स्थानीय सरकार की संस्थाएं। पहला ऑप्शन है कर लगा सकती हैं, दूसरा ऑप्शन है कर नहीं लगा सकती, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है और चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, स्थानीय सरकार की संस्थाएं कर लगा सकती हैं, है ना। तो स्थानीय सरकार की संस्थाएं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कर लगा सकती हैं: संपत्ति कर लगा सकती हैं अथवा गृह कर लगा सकती हैं, हाटों व बाजारों पर कर लगा सकती हैं, चुंगी कर लगा सकती हैं, मनोरंजन कर लगा सकती हैं, स्वच्छता पर कर लगा सकती हैं, जल पर कर लगा सकती हैं, वाहनों पर कर लगा सकती हैं, तीर्थ यात्रा पर कर लगा सकती हैं, व्यवसायों एवं उद्यमों पर भी ये कर लगा सकते हैं। कुल मिला के कर ये लगा सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अब 23वां क्वेश्चन है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आपके ऑप्शन है हकीम अजमल खान, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है हजरत मोहानी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि भी रहे। हम लोग 24वें क्वेश्चन को देखेंगे, तो फिर से हमें सुमेलित कौन नहीं है पता करना है।
तो फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी है। फिर है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डुन को मिला है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का विजेता नेपाल ये नहीं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का विजेता बांग्लादेश है, ना कि नेपाल, ये याद रखिएगा। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता नेपाल था, विजेता कौन था? बांग्लादेश। और इस चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 30 अक्टूबर 2024 को काठमांडू नेपाल में हुआ था। अब है हम लोग 25वां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना। पहला ऑप्शन है यह तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर में आयोजित हुआ। दूसरा ऑप्शन है इसमें 36 टीमों ने भाग लिया। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं हरियाणा क्रमशः पदक तालिका में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश इस तालिका में 5वें क्रम पर रहा। तो इसमें डी नंबर ही गलत होगा। उत्तर प्रदेश इस तालिका में 5वें नहीं 7वें क्रम पर था। तो उत्तर प्रदेश ने बेसिकली 11 स्वर्ण जीते थे, 13 सिल्वर जीते थे और 18 ब्रोंज मेडल जीतकर 7वें स्थान पर रहा था। बाकी इसमें सही है। और वीर मंगाई है ना, वीरा मंगई इस जो ये खेल हुआ था इसका शुभंकर था। 26वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रुद्रम फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुट, तीसरा ऑप्शन है दिव्यास, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण सिंधु। तो इसका नाम क्या है? पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का रुद्रम 1 इसका नाम है। इसका नाम क्या है? रुद्रम 1 है। इसका परीक्षण मई 2024 में किया गया था राजस्थान के चंदन रेंज से। अब है 27वां क्वेश्चन, सोचिए को सोचिए तो उसे मिलाना है। तो के संजय मूर्ति, आपको पता होगा कि ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। फिर संजीव खन्ना ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कनक राजू ये गुडासी नृत्य गुरु हैं। और आशीष खन्ना ये आईएसए के महानिदेशक। तो सही ऑप्शन होगा 26वां में पहला ही होगा, है ना। फिर है 28वां क्वेश्चन। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से, याद रखिएगा प्रतिशत पूछा, क्षेत्रफल नहीं पूछा, प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है। तो जो 2023 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमें बताना है कि शीर्ष में प्रतिशत के स्थान पर कौन है वनावरण के क्षेत्र में। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा मिजोरम, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो प्रतिशत की दृष्टि से कौन होगा? इसमें जो सही ऑप्शन है लक्षद्वीप होगा। दोस्त लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? मिजोरम है। तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? पहला है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। मुंबई बंदरगाह भारत में, फिर भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, तो सही है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश शीला सेठ। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन से? बी.एन. राव। तो ये भी सही है, ये भी सही है और चिल्का झील ये भी सही है। जो गलत होगा उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ, ये गलत होगा। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिबा फातिमा थी, मीरा साहिबा फातिमा थी, ना कि लीला सेठ थी। तो ये याद रखिएगा, है ना। और शेष सभी तथ्य सही है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? मुंबई बंदरगाह है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील क्या है? चिल्का झील है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बी.एन. राव थे। अब हमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है फिर से बताना है। शिमला समझौता हमने देखा ही है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट ये भी 5 मार्च 1931 को हुआ था। चौरा चोरी कांड 6 फरवरी 1942 को हुआ था या 1922 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपको पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो गलत ऑप्शन क्या बच रहा है? सी ऑप्शन बच रहा है। चौरा चोरी कांड ये 6 फरवरी को नहीं 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो बाकी सही ऑप्शन सब सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये
7वां सेट भी समाप्त होता है। मिलेंगे 8वें सेट में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपने नंबर ज़रूर बताएं, आपके नंबर कितने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।